Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Yesterday we studied about blood and its components. Today our topic is coagulation. सही, तो आज हम देखेंगे कोगुलेशन को कि किस तरह से जब इंजरी होती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोका जाता है, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं हमारे। ठीक, ये हेपरिन आपको याद होगा, कल हमने देखा था इस हेपरिन को कहाँ, प्लाज्मा के अंदर। ठीक, जो कि हेपरिन क्या करता है, हमारे ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देता। ठीक है, लेकिन जैसे ही हेपरिन हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये जो ब्लड क्लॉटिंग का जो सामान है ना, ये हमारे ब्लड के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग का सामान पहले से ही मौजूद है कि अगर कोई ब्लीडिंग हुई तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, फिर उस ब्लीडिंग को रोकने में मदद करते हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये कोगुलेशन यहाँ पे हो रही है। तो ये हमारी एक क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ये हमारी पूरी ब्लड कैपिलरी है। ठीक, तो यहाँ से ये ब्लड कैपिलरी हमारी टूटी, ये ब्लड यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये है हमारे प्लेटलेट्स। कल हमने प्लेटलेट्स के बारे में बहुत शॉर्टली पढ़ लिया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। आज हम थोड़ी और डिटेल देखेंगे प्लेटलेट्स की। ठीक है, ये हमने WBCs वगैरह पढ़ने के बाद प्लेटलेट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो इन प्लेटलेट्स को आज हम मज़ीद और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सही, तो ये प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स को। ठीक है, थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट, थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, और साइट्स मतलब सेल, मतलब क्लॉट करने वाले जो सेल होते हैं। तो प्लेटलेट्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब प्लेटलेट्स की जो फॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस। मैंने आपको कहा था कि पोइसिस इज़ वर्ड फॉर फॉर्मेशन, कहीं भी पोइसिस आ जाए वर्ड तो आप समझ जाइएगा कि उस चीज़ की फॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती कहाँ पे, ये प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो में। ठीक है, ये फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेड बोन मैरो में। और ये प्लेटलेट्स होते क्या है, ये प्लेटलेट्स प्रॉपर सेल नहीं होते। ठीक है, इरेगुलर से फॉर्म होते हैं इनकी, और ये सेल के टुकड़े होते हैं, बहुत ही डेलिकेट से होते हैं और स्टिकी से होते हैं और आपस में ये चिपक जाते हैं। ठीक है, डेलिकेट होते हैं, ज़रा सी ठेस लगी और ये रप्चर हो गए। ठीक, और ये डेलिकेट क्यों होते हैं और इरेगुलर क्यों होते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको अभी बताने चली हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों का, हर चीज़ का एक रीज़न है, कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं पैदा हुई है, बिला वजह नहीं बनाई गई है। ठीक है, और इनका अमाउंट कितना होता है, इनका जो नॉर्मल काउंट होता है वो होता है 1.5 लाख से 3 लाख तक, ये इनका नॉर्मल अमाउंट है। अच्छा, ये जो सेल्स है ये ड्राइव करते हैं मेगा कैरियोसाइट्स के थ्रू। ठीक है, मेगा मीन्स बिग और कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, साइट्स मतलब सेल। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा न्यूक्लियस होता है इनमें। ठीक है, और ये फिर आगे जाके क्या बना देता है, ये प्लेटलेट्स बना देता है हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे वही टर्म्स लिखी हुई है, एबनॉर्मल कंडीशन। अगर ये प्लेटलेट्स, इनका काउंट अगर 1.5 से 3 लाख से नीचे चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। पीनिया इज़ वर्ड फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। और जब इसका नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे इसको। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये बता चुकी हूँ मैं, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं और इनन्यूक्लिएटेड होते हैं ये। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हमारी ये जो ब्लड कैपिलरी है ये यहाँ से टूटी, ब्लड बहना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, इरेगुलर शेप होती है जिनकी। ठीक है, सेल के टुकड़े होते हैं, ये इस तरह से आड़ा टेढ़ा सा इनका शेप होता है। ये प्लेटलेट्स यहाँ पे आ जाएंगे इस रास्ते को बंद करने के लिए। ठीक है, और इनके इरेगुलर शेप होने की वजह से ये आपस में टेंगल कर जाएंगे,
इरेगुलर शेप है और क्या है, स्टिकी है। स्टिकी होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, तो ये पूरी तरह से इस रास्ते को बंद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा टेम्परेरी क्लॉटिंग कहलाता है। अगर इससे ये क्लॉटिंग रुक गई तो ठीक है, और अगर नहीं रुकी तो यहाँ पे परमानेंट क्लॉटिंग का भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, ये तो हमारा टेम्परेरी क्लॉटिंग है। ठीक है, अब परमानेंट क्लॉटिंग डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो परमानेंट क्लॉटिंग के लिए सबसे पहले जो हमारे अंदर हेपरिन है, जो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ठीक है, वो हवा के कांटेक्ट में आते ही इनएक्टिव हो जाएगी हमारी हेपरिन। ठीक है, ये क्या हो रही है, परमानेंट क्लॉटिंग की फॉर्मेशन चल रही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, टिश्यू की जो इंजरी हुई है, टिश्यू इंजरी मीन्स यहाँ पे जब ब्लड बहना शुरू हुआ है तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे WBCs भी पहुँचे होंगे, जो पैथोजेंस ने यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की है, तो पैथोजेंस भी बहुत यहाँ पे मरे होंगे। ठीक है, तो उनके डेड सेल्स भी यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए होंगे। ठीक है, उनको हम कहेंगे टिश्यू इंजरी। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लेटलेट्स रप्चर हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स सारे रप्चर हो गए। तो रप्चर होने के बाद क्या रिलीज़ होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होगा। ठीक है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलके थ्रोम्बोकाइनेज बना देगा, कैल्शियम के साथ मिलके थ्रोम्बोकाइनेज बना देगा। अच्छा, अगर ये सवाल अक्सर आता है MD-CAT वर्ग के पेपर्स में कि कैल्शियम का रोल कहाँ कहाँ पाया जाता है। कैल्शियम सिर्फ बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी नहीं है, कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी काम आती है, कैल्शियम ब्लीडिंग को रोकने में भी काम आती है। इसका मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो कैल्शियम यहाँ पे भी अपना रोल प्ले कर रहा है, तो थ्रोम्बोकाइनेज बन जाएगा उसके बाद। ठीक, फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज से रिलीज़ होगा आपका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन आपकी बॉडी में पहले से ही मौजूद है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर ये प्रोथ्रोम्बिन आगे चल के क्या बना देगा, हमारा थ्रोम्बिन बना देगा, जो कि एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, फिर ये थ्रोम्बिन से बनेगा आपका आगे चल के फिब्रोनोजिन। फिब्रोनोजिन आपने पढ़ा था ना कि प्लाज्मा प्रोटीन, जो 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रोटीन है, लार्जेस्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है फिब्रोनोजिन। ठीक है, और जो सबसे छोटा था प्रोटीन वो था एल्बुमिन, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब ये फिब्रोनोजिन आगे चल के बना देगा फिब्रिन, नेटवर्क है ये। ठीक है, ये फिब्रोनोजिन क्या होते हैं, ये इस तरह के, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये इरेगुलर से इस तरह से होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर ये फिब्रोनोजिन आगे चल के जो फिब्रिन बनाते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क होता है इस तरह का, एक ट्रैप की तरह से ये पूरा एक नेटवर्क होता है। ठीक, तो इसके अंदर ये जो रेड से ये डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, डेड सेल्स है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेड सेल भी पड़े हुए थे। ठीक, और ये फिब्रिन ये पूरा जाल बना देगा, तो वो डेड सेल और ये फिब्रिन ये दोनों मिलके पूरा एक समझने देवर इक्वली क्लोज द रास्ता। ठीक है, ये पूरा वहाँ पे आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा और ब्लीडिंग को ये लोग रोक देंगे। अच्छा, अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये अगर हमारी बॉडी में मौजूद होता है तो इसको बनाता कौन है, इसको बनाता है हमारा लिवर। कल मैंने आपसे कहा था कि आवर लिवर इज़ मल्टीटास्कर, बहुत सारे फंक्शन है लिवर के। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन हमारा लिवर बना रहा है, और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए विटामिन K रिक्वायर्ड है। इसका मतलब कि अगर आपने विटामिन K नहीं खाया तो प्रोथ्रोम्बिन आपके अंदर नहीं बनने वाला। ठीक है, तो आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने में ये ब्लीडिंग ये डिसऑर्डर हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है, तो वो फिब्रिन का जो नेटवर्क था वो आके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और इस तरह से एक्सेसिव ब्लीडिंग को ये लोग रोक देंगे मिलके। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी। कल हमने डिस्कस किया था वाइट ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट हमारा रह गया था जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। क्या अगर जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे RBCs हैं उसका अगर काउंट बढ़ जाता है तो क्या होता है, अगर कम हो जाता है तो क्या होता है।
एनीमिया कहते हैं, ये सब ठीक है हमने डिस्कस किया था, लेकिन वाइट ब्लड सेल के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था बिकॉज ऑफ टाइम की बहुत कमी थी, तो इस वजह से उसको हम आज डिस्कस करेंगे। अगर जो हमारे वाइट ब्लड सेल है अगर 6000 से कम हो गए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूकोपीनिया, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूकोपीनिया। और अगर 6000 से इसका अमाउंट जो है काउंट है बढ़ गया तो उसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर इनका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसको हम कहेंगे ल्यूकेमिया, ठीक है। और ये ल्यूकेमिया ये एक डिजीज़ की तरफ इशारा करता है जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। अगर वाइट ब्लड सेल का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ये अंदेशा पैदा करते हैं कि हो सकता है कि आपको ब्लड कैंसर हो, ठीक है। तो इसीलिए कल मैंने कहा था कि हर चीज़ अपने बैलेंस में सही लगती है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। हर चीज़ अगर हमारी बॉडी में बैलेंस हो तो वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक। कल हम डिस्कस करेंगे ब्लड्स ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर्स, ABO सिस्टम वगैरह, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।